बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो मिलिट्री कोर्ट केस में आज जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ है, वो मामला और माजरा क्या है, और दूसरा ये है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:49 48 मिनट का टाइम है, 3:48 मिनट का टाइम है, और इस वक्त तक कॉज लिस्ट नहीं आई कि कल जुमे के दिन जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। गो कि अभी किसी भी वक्त आ सकती है कॉज लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी कॉज लिस्ट आज अब नहीं आ सकती। कॉज लिस्ट शाम को भी आ सकती है, 5 बजे भी आ सकती है, 6 बजे भी आ सकती है, रात 10-11 बजे भी आ सकती है, इवन कि कल सुबह भी आ सकती है कि कल हम इतने बजे केस का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल सवालात मज़ीद संगीन हो रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं कॉज लिस्ट जारी हो रही, क्यों नहीं फ़ैसला सुनाया जा रहा, और मुसलसल जजेस के दरमियान मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। लेकिन काजी फ़ायज़ साहब के पास क्योंकि अक्सरियत नहीं है तो वो फ़ैसला सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक मामला है कि पीटीआई वाले तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सांस रोक के बैठे हुए हैं कि जल्द अज जल्द फ़ैसला आए, क्योंकि पीटीआई को पता है कि इस वक्त काजी साहब के पास अक्सरियत नहीं है और पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलने जा रही हैं। लेकिन उन्हें भी इस बात का खौफ है कि जितना ये डिले हो रहा है कोई ना कोई जज जो है उसको सरेंडर ना करना पड़ जाए काजी फ़ायज़ साहब के सामने, और उसके ऊपर इतना दबाव ना बढ़ जाए, उसको इतना ज़्यादा मतलब ब्लैकमेलिंग में और दबाव इतना ज़्यादा ना उसके ऊपर बढ़ जाए कि वो अपना मौक़िफ़ चेंज कर ले और पीटीआई ये केस हार जाए। तो इसलिए पीटीआई तो चाहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इस केस का फ़ैसला आए, क्योंकि आप देखें कि पीटीआई की 2 दरख्वास्तें थी। एक था जिसमें पीटीआई ने कहा था कि बल्ले वाला रिव्यू यही बेंच सुने 13 रुकनी। दूसरा उन्होंने कहा था कि पीटीआई पार्टी बनना चाहती है। दोनों दरखास्तों पे उन्होंने उसको प्रेस नहीं किया, उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पीटीआई के वकला ही चाहते थे कि जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला आए। जितना डिले होगा उतना हमें नुकसान है। इस वक्त उनको वाज़े तौर पर उनको नज़र आ रहा है कि वो ये केस जीत चुके हैं। और दूसरा इसमें मामला ये भी है कि कल जो है वो आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले, क्योंकि नेक्स्ट वीक से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। 2 माह की छुट्टियां होंगी और इन 2 माह में कई जजेस जो हैं वो चले जाएंगे छुट्टियों पे। कोई बैरून मुल्क चला जाएगा, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए छुट्टियां करेंगे। कुछ जजेस जो हैं वो अपने अपने जो उनके शहर हैं, जैसे जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में बैठेंगे, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कराची रजिस्ट्री में बैठेंगे, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले कोयटा रजिस्ट्री में बैठेंगे। तो ये भी जजेस को इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो यानी काम भी करते रहें और साथ अपनी उनकी छुट्टियां भी एक तरह से हो जाएं। तो एक ये मामला है। एक चीज़ और जिस पे सवाल उठ रहा है कि अगर काजी फ़ायज़ साहब जो है वो उनके पास अक्सरियत नहीं और वो फ़ैसला सुनाने की तरफ नहीं जाते तो क्या टेरियान केस जैसा वाक़या भी हो सकता है। टेरियान केस में ये हुआ था कि 2 जजेस ने आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला लिख के मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भिजवाया। इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान केस था। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले से इख्तिलाफ़ करते हुए अपना फ़ैसला लिखा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि एक नामालूम शहरी साजिद जो मामला इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आया है ये काबिल समात है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नाकाबिल समात है। मामला चला गया अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ठीक कह रहे हैं, ये मामला नाकाबिल समात है। आमिर फ़ारूक साहब को फ़ैसला भेजा, आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला नहीं नोट किया। बार बार आमिर फ़ारूक साहब को कहा जाता रहा, लेटर जज लिखते रहे, नोट लिखते रहे, सब कुछ लिखते रहे। जब नहीं बात बनी तो 2 जजेस ने अपनी जजमेंट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करवा दी और अनाउंस कर दी एक तरह से। लेकिन फिर आमिर फ़ारूक साहब ने उसको डिलीट करवा दिया। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने बेंच तहलील कर दिया, फिर नया बेंच बनाया। फिर वो आपको मैं बता चुका हूँ, जो लंबी तफसील है उसमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसा भी होगा कि 7-8 जजेस की अगर अक्सरियत है तो वो 7-8 जजेस जो है वो अपना शॉर्ट ऑर्डर लिख के वेबसाइट पे अपलोड कर दें और या वो अपनी को कॉजेज़ जारी करवा दें। मेरा नहीं ख्याल कि मामला इतनी एक्सट्रीम पे जाएंगे। हालात ज़रूर ख़राब हैं, कशीदा ज़रूर हैं, जजेस में इख्तिलाफ़ात बहुत शदीद हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हालात इस नैज पर आ गए हैं कि जजेस जो है वो अपनी कॉज लिस्ट जारी कर दें और या वेबसाइट पर अपलोड करवा दें। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद चीज़ें बिल्कुल किसी और तरफ चल पड़ेंगी। दूसरा मामला जो है वो उस पर मैं मिलिट्री कोर्ट्स केस के ऊपर तफसील से तो वीडियो करूंगा, क्योंकि पिछली समात पे भी मैं नहीं कर सका था। आज की समात पे भी मैं तफसीली वीडियो करूंगा। ख़ासतौर पे पिछली समात का मैं आपको बताऊंगा कि जब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब बहुत जज्बाती हो गए, आंखें उनकी बाहर आईं, आवाज़ उनकी बहुत मतलब वो रंजीदा थे जब उन्होंने बताया कि उनके बेटे हसन न्याज़ी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जिन फैमिलीज़ को उनके बच्चों से उनके फैमिली मेम्बर से मिलवाया गया, तो जब मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में जो कैदी हैं उनको लाया गया तो उनके हाथ हथकड़ियों के साथ हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पीछे हाथ बांधे हुए थे और यानी पिछली साइड पे हाथ बांधे हुए थे और पाँव में बेड़ियाँ थी और चेहरे पे काला कपड़ा जो है वो चढ़ाया हुआ था। और इस तरह से उनको लाया गया और कहा गया कि मिलने आप अपनी फैमिली से। और ये मतलब सारा कुछ किया जा रहा है, घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा, देने दिया जा रहा, और ये सारी चीज़ें बताई, ईद पे भी नहीं मिलने दिया गया। इस पर मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगा कि ये चीज़ें क्यों हुई, ऐसी क्या वजह बनी कि अचानक ये मुलाकातें बंद कर दी गई और ये हालात इस तरह से
मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सख्त कर दिए गए। दूसरा उसमें फिर जमाल खान मुंदखिल साहब ने 9 मई के हवाले से कुछ रिमार्क्स दे दिए थे, जब उन्होंने कहा कि कल रात को मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें शोधा फाउंडेशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि लाहौर में जनाह उसको भी जला दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम बाद में पूछेंगे कि जनाह साहब उस जनाह उसमें कितने दिन रहे, और जनाह साहब जिस घर में ज़ियारत में, जिस घर में, जिस रेजिडेंस में रहे, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, और उसको जो है उसको दहशतगर्दों ने आग लगा दी। तो ये बताएं कि उसमें वो जो जहाँ असल कायद रहे थे उसके लिए शोधा फाउंडेशन ने कितनी जाके अपीलें की अदालतों में कि जनाब उसके जो जनाब साहब जहाँ पे रहे हैं उस रेजिडेंस को आग लगाने वाले जो हमलावर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। वहाँ पे कितनी दरख्वास्तें की कि यहाँ पे शोधा फाउंडेशन जो है वो अपील लेकर आ गई। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मामला है वो ये है कि आज 2 जजेज़ में जुल्मों का तबादला हुआ। उस पर जो कोर्ट रूम में मौजूद बहुत से सहाफ़ियों ने क्या उसका तासुर लिया, और मेरा ज़रा मुख्तलिफ उस पर व्यू है, मैं क्या समझता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आज असल में मसला ये है कि शाहिद वहीद साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। शाहिद वहीद साहब बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि पहले इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती थी सुप्रीम कोर्ट में। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो सोमोटो लेती थी या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई मामला टेकअप करती थी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाती थी, वो हतमी फैसला होता था, उसके ऊपर रिव्यू हो सकता था, और रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता था। उसमें रिव्यू में आपने दिखाना होता था कि जजमेंट में कौन सी ऐसी गलती है जो जजेज़ ने बहुत बड़ी आइनी और कानूनी तौर पर गलती कर दिया है, या रिकॉर्ड पे कोई चीज़ रखी गई तो उसको जजेज़ ने पढ़ा नहीं है या मिस कर गए हैं, तो वो आपने बताना होता था। और रिव्यू का स्कोप बिल्कुल लिमिटेड होता है। रिव्यू मुझे नहीं, जब से मैंने ये कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की है एक ही रिव्यू मुझे याद है कि जो एक्सेप्ट हुआ, बाकी भी होंगे लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहे कम अज़ कम, और वो था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रिव्यू, जब इनका असास जायदादें इनकी पकड़ी गई थी बैरून मुल्क और इनके बीवी बच्चों की, और इन्होंने इनके ऊपर केस बना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7/3 से कि FIR इनके बीवी बच्चों से पूछे, उस पर ये रिव्यू लेके आए, तो रिव्यू एक्सेप्ट हो गया था क्योंकि 3 जजेस ने अपना मौक़िफ़ जो है वो बदल लिया था। जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने, और जस्टिस फैसल अरब क्योंकि रिटायर हो गए थे, उनकी जगह अमीनुद्दीन खान आए थे, और अमीनुद्दीन खान साहब ने भी हक़ में फ़ैसला दिया था। और शायद यही वजह है कि काजी साहब आप अमीनुद्दीन खान साहब को बहुत क्लोज़ रखते हैं कि इन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया था, और अमीनुद्दीन खान को या वो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी उन्हीं के सबराइज में बेंच बनाया हुआ है, और इससे पहले भी अहम बेंचों में उनको बिठाते हैं, अहम केसेस उनको देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं काजी साहब उनको, और बाकी जज को इग्नोर करके उनको बेंचों में बिठाते हैं अमीनुद्दीन खान साहब को। और अमीनुद्दीन खान साहब भी आंखें बंद करके काजी साहब के पीछे चलते हैं, वो भी बिल बस दस्तखत करते हैं, और इसलिए आजकल एक टर्म नहीं आई है दस्तखती जज, कि जो दस्तखत करते हैं आंखें बंद करके, काजी साहब बताएं कहाँ दस्तखत करना है, यहाँ दस्तखत करते हैं, कर दिए। कोई उनको नहीं पता कि आइन के मुताबिक फ़ैसला है, कानून के मुताबिक है, हमारे हलफ के मुताबिक है, नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, वो आंखें बंद हैं उनकी। और वकील कहते हैं कि बदकिस्मती है, वकील आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 4 ऐसे जज हैं जिनकी ना वो आंखों से अपनी देख सकते हैं ना कानों से सुन सकते हैं, वो दस्तखती जज हैं कि जहाँ काजी साहब कहें उनको यहाँ पे साइन कर दो, वो वहीं पे साइन कर देते हैं। और ये बहुत अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 4-5 जज अब वो जब तक रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे कि काजी साहब जब तक हैं तो वो काजी साहब के साथ दस्तखत करेंगे, अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। खैर, अब शाहिद वहीद साहब ये कह रहे थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि ये बताएं कि इंट्रा कोर्ट अपील का स्कोप क्या होगा, क्या इसमें हम हर चीज़ दोबारा ओपन करेंगे, आप केस को रीआर्ग्यू करेंगे, या जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक फ़ैसला दिया है उस फैसले में आप बताएं कि क्या गैर कानूनी बात है, और उससे आप आगे चलें, उसको बताएं कि उन्होंने कैसे जो फ़ैसला दिया है वो उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। तो यहाँ पे मोहम्मद अली मज़हर साहब का मामला कहना यह है कि ये अपील है, तो अपील का मतलब यह है कि ये इसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसको रीआर्ग्यू एक तरह से होगा और सब चीज़ें खुलेंगी। यहाँ पे पिछली समात में भी ये हुआ कि शायद वहीद साहब रिमार्क्स देते थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब जवाब देते थे। अच्छा, मोहम्मद अली मज़हर साहब का आपको बता दूं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब वो जज हैं जो काजी फाइज साहब के साथ बल्ले छीनने वाले बेंच में शामिल थे। बल्ला छीना था काजी फाइज ईसा साहब ने और मोहम्मद अली मज़हर साहब ने और मुसर्रत हिलाली साहबा ने। आज पाकिस्तान के अंदर हर तबाही, बर्बादी, महंगाई, बेरोज़गारी, अंधेरा, मायूसी, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये उस एक फ़ैसले की वजह से है, क्योंकि वो बल्ला छीना, बल्ले के बाद फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ और उसके बाद फिर जिस तरह से मैंडेट चोरी हुआ, वो सब बुनियाद वही बल्ले का फ़ैसला था। अच्छा, अब यहाँ पे मोहम्मद अली मज़हर साहब ने आज ये किया कि शायद वही सब सवाल करें और मोहम्मद अली मज़हर साहब जवाब दें, तो काफ़ी वहाँ पे फिर इनमें जुमलों का तबादला हुआ कि ज़ाहिर है एक सवाल वो अटॉर्नी जनरल से कर रहे हैं, जवाब मोहम्मद अली मज़हर साहब दे रहे हैं
और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो है वो बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब होती थी जब शाहिद वहीद साहब, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आप अगर जिस तरह से मैं मतलब सामने बैठ के देख रहा हूँ और सामने जजेस बैठे हैं, तो सामने बिल्कुल अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं। अमीनुद्दीन खान साहब के राइट साइड पे मोहम्मद अली मज़हर साहब बैठे हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब के साथ जो है वो बैठे हैं शाहिद वहीद साहब, और शाहिद वहीद साहब के साथ शाहिद बिलाल साहब बैठे हैं। और लेफ़्ट साइड पे इधर अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जमाल खान मदुखिल साहब हैं, और फिर हसन नज़र रिजवी साहब हैं, और फिर इरफान सादत खान साहब हैं। तो वो बैठे भी इकट्ठे हैं यहाँ पे राइट साइड पे। अब हुआ ये कि बहुत बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब थी मोहम्मद अली मज़हर साहब की, और वो फिर उधर से शाहिद वहीद साहब रिमार्क्स दें या सवाल करें तो मोहम्मद अली मज़हर साहब अमीनुद्दीन खान साहब को देखते थे, जमाल खान मदुखिल साहब को देखते थे, उनसे कुछ बात करने लग जाते थे, तो बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब थी। अब हमारे बहुत से दोस्तों का ख्याल ये है कि ये वो इंटरनल लड़ाई है, ये उसकी वजह से है जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में, और क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब के बारे में ये है कि वो बिल्कुल काजी साहब के ग्रुप में चले गए हैं, और उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार कर लिया कि अब मैंने काजी साहब के साथ रहना है, और बस वो स्याह करें, सफ़ेद करें, आइन के मुताबिक फ़ैसला करें, आइन के मुताबिक ना करें, मैंने उनके साथ जाना है। ये हमारे बहुत से दोस्तों का है कि वही लड़ाई जो है आज रिफ्लेक्ट कर रही थी ओपन कोर्ट में जो जुमलों का तबादला हुआ। मुझे थोड़ा सा मतलब लगता ही है कि शायद मोहम्मद अली मज़हर साहब ये जो बार बार चाहते थे कि यार इससे आगे बढ़ें, इससे आगे बढ़ें, वो असल में ये चाहते थे कि ये केस जल्दी मेरिट्स के ऊपर इसकी डिस्कशन, इसकी अपने बहस शुरू हो, ताकि हम जल्दी फैसला दें। या आप टेक्निकलिटीज़ में फंसे रहेंगे तो फिर मामला आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर नज़र आया, वो ये था कि मोहम्मद अली मज़हर साहब तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी उनकी बॉडी लैंग्वेज जब शाहिद वहीद साहब रिमार्क्स दे रहे होते थे, सवाल कर रहे होते थे। लेकिन जब अमीनुद्दीन खान साहब बोले हैं या जमाल खान मदुखिल साहब बोले हैं या मोहम्मद अली मज़हर साहब बोले हैं, तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा शाहिद वहीद साहब को। वो बिल्कुल एक जज का जिस तरह से मिजाज होना चाहिए एक अदालत में, उस तरह के वो अपने मिजाज के मुताबिक बैठे हैं। उनके चेहरे पे कोई वो नहीं था कि कोई वो डिस्टर्ब हो जाएं, इधर उधर देखने लग जाएं, बातें करने लग जाएं, लुकमे देने लग जाएं साथ वाले को, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या बात कर रहा है। वो ऐसे नहीं करते। वो बिल्कुल एक जज की जो शान होनी चाहिए, जो मकाम होना चाहिए, जो मर्तबा होना चाहिए, जो कंडक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल उसके मुताबिक वो बिहेव करते हैं। वो नहीं इस पर। लेकिन मोहम्मद अली मज़हर बहुत डिस्टर्ब होते थे। लेकिन मैंने जो आपको अर्ज़ किया, मुझे लगता है कि शायद इसकी एक वजह ये थी कि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो ये समझते थे कि हम इससे आगे बढ़ें, बस अब टेक्निकलिटी से हम निकलें और केस जो है आर्गो, क्योंकि जब फैसल सिद्दीकी साहब एतराज़ कर रहे थे प्राइवेट वकला वाले, वो जब मैं डिटेल वीडियो करूँगा तो बताऊँगा, उस पर भी मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ऐसे तो फिर 2 साल ये केस का फैसला नहीं हो सकता। तो मुझे कहीं लगता है कि शायद इसकी वजह ये हो कि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो है वो चाहते हों कि हम सवाल ज़्यादा ना करें और हम टेक्निकलिटी से निकलें और बस आर्गूमेंट्स शुरू करें ख्वाजा हारिस साहब वगैरह, और हम इस केस को जल्द अज जल्द कंक्लूड करें। ये एक मुझे लगता है कि मैं ये गुमान रख सकता हूँ कि ये भी एक मामला हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाली तलखी है, लड़ाई है और ग्रुपिंग, वैसे इसमें कोई शक नहीं है, तलखी बहुत शदीद हो चुकी है, ग्रुपिंग बहुत शदीद हो चुकी है, लड़ाई बहुत शदीद हो चुकी है, लेकिन इस मामले में मुझे ये लगता है कि शायद ये वजह थी। बाकी पता चल जाएगा। अगर तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस में भी काजी साहब के साथ जाते हैं, जो काजी साहब की तशरीह होगी और काजी साहब का फैसला होगा, फिर तो मैं अपने दोस्तों की बात मान लूँगा कि आज जो ये तलखी थी मोहम्मद अली मज़हर साहब की और शाहिद वहीद साहब की, इसकी वजह वही थी जो एक ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई। और मोहम्मद अली मज़हर साहब क्योंकि वो अगर काजी साहब के साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर वाज़ेह ये होगा कि मोहम्मद अली मज़हर साहब तय कर चुके हैं कि मैंने अब काजी साहब के साथ रहना है। क्योंकि अब बहुत से लोग ये भी बातें करते हैं कि ज़ाहिर है जो जज हैं काजी फ़ैसल साहब के साथ, उनको पता है कि हमारा रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर जो है वो शरीफ ख़ानदान और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हमने बस अब इधर भी आएंगे तो हम तो आप मतलब ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरी साइड, तो हम बस एक साइड पे हैं तो उसी साइड पे रहें ताकि अपनी रिटायरमेंट के बाद की चीज़ें जो है वो सिक्योर करें। तो ये भी एक मतलब यहाँ पे लोगों में बात हो रही है। तो अगर तो मोहम्मद अली मज़हर साहब मखसूस नशिस्तों वाले केस में काजी साहब के साथ जाते हैं, फिर मेरे उन दोस्तों की तशरीह ठीक होगी कि उनकी ओपिनियन ठीक होगी कि ये इसलिए मोहम्मद अली मज़हर साहब कर रहे थे क्योंकि वो अब ग्रुपिंग इतनी शदीद हो गई है, लड़ाई इतनी शदीद हो गई है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई और जज, और ये काजी साहब के ग्रुप के जजेस का वैसे बहुत मसला है, वो कहते हैं कि वो खुद पूरा दिन बोलते रहें, कोई और सवाल ना करे, कोई और सवाल करे तो उनको मतलब उनसे बैठा नहीं जाता कुर्सी पर, उनकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर तो काजी साहब के साथ जाते हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब, फिर वही वजह होगी। लेकिन अगर वो काजी साहब के साथ नहीं जाते और अपने इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं मखसूस नशिस्तों वाले केस में, फिर मेरी जो तशरीह है वो ठीक होगी कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि इसमें हम ज़्यादा नॉलेज हैं, इसमें बहस ज़्यादा ना करें, टाइम ज़ाया ना करें, हम आगे चलें ताकि केस के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर बात शुरू हो, हम फैसला जो है वो करें और इस केस को कंक्लूड करें। बहरहाल जी अभी जो है वो 4:03 हो गए। मैं एक बार दोबारा देख लूँ कहीं इस दौरान
ख़बर आई ना गई हो कि कोई कॉज लिस्ट वगैरह जारी ना हो गई हो, तो नहीं, अभी तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, बल्कि ये आ रहा है कि मुशावरत जो है ना दोबारा जो है वो मुशावरत जजेस के दरमियान शुरू हो गई है। ये अभी लेटेस्ट खबर आई है। हमारे दोस्त हैं बिशारत राजा, जिनको आप ट्विटर पे देखते होंगे, और राजा मोहसिन इजाज़ साहब भी यही कह रहे हैं, और अदील सरफराज साहब भी यही कह रहे हैं, जजेस ने सर जोड़ लिए। अब मुझे नहीं पता, अकील अफजल साहब भी ये कह रहे हैं, ये नहीं पता कि अब इनमें से पहले ये खबर किसने दी थी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि 13 जजेस जो हैं उनकी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और मेरा ख्याल है कि आज ये कंक्लूड अपनी ओपिनियन जो भी होगी वो बना लेंगे, और कॉज लिस्ट आज जारी हो जाएगी, और कल में मुझे लगता है कि फ़ैसला लाजमी सुना दिया जाएगा, क्योंकि कल आखिरी वर्किंग डे है छुट्टियों से पहले। उसके बाद भी 1 या 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट के यहाँ रहेंगे इस्लामाबाद में, लेकिन बहुत से बेंचेस जो हैं वो चले जाएंगे कराची और लाहौर। तो हो सकता है कि पेशावर में भी कोई बेंच बन जाए, कोयटा में भी बन जाए। तो मुझे लगता है कि आज हर सूरत में कॉज लिस्ट जारी हो जाएगी, और अगर कॉज लिस्ट जारी नहीं होती फिर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, क्योंकि फिर यही है कि असल में मसला यही है कि जो जजेज़ हैं ना दूसरी साइड वाले, उनको भी यह है कि जिनके पास अक्सरियत है कि यार हम फैसला सुना दें इससे पहले कि हमारे किसी जज पे इतना दबाव आ जाए कि वो मौक़िफ़ अपना बदल लें। तो ये है मामला। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।